खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आ रहा भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कल की बड़ी अहम मुलाकात वो थी बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। और अजीब बात यह है कि उनको 3 घंटे का टाइम दिया गया, मगर ख़ास बात यह है कि आज हम अपने ब्यूरो चीफ शहजाद भट्ट साहब को अंदर की कहानी लेंगे, उनको लाइन पे लेंगे और वो आपको बताएंगे कि अंदर आखिर में तय क्या पाया है। इसके साथ साथ PDM 31 जनवरी तक क्या करेगी, ये जो अपडेट दीवानी मुकदमे की दे दी है, क्या इससे जो रिपोर्टेडली पुअर शो था और मुस्लिम लीग नून का तो बहुत बड़ा था, मगर क्रिटिक्स कह रहे हैं क्या इसका कोई इम्पैक्ट आया है, कोई मोरल पर कोई फ़र्क पड़ा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्या अंदर कोई रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है PMLN में। ये सिर्फ बातें हैं और मैं ये अफवाहें हैं। पेट्रोलियम बुरान में फिर जो एक इंतहाई ऑनेस्ट ऑफिसर जो हैं अबू बकर खुदा बख्श, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है आंखें खोल देने वाली है। ये तो काम क्यों नहीं होते ये काम, ये इससे पहले भी इनकी एक रिपोर्ट आई थी, ये जो 2 नंबर अकाउंट्स थे, तो इस पर बात करेंगे। और फिर खास तौर पर बात करेंगे अरबों लोगों का पेट भरने वाले भारत के किसान आज खुद भूख हड़ताल पर क्यों हैं, और एक बहुत बड़ी तहरीक आज 19वें दिन में दाखिल हो चुकी है, उस पर बात होगी। भट्टी साहब, पहले तो ये बात करें कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, तब उन्होंने नहीं की मुलाकात जब वो पैरोल पर थे, और जब वो अंदर चले गए तो हुई, तो क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, बिलावल साहब मोदी के यार और शहबाज शरीफ साहब ने, जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने आसफ अली जरदारी साहब के कहा था गालबन गले में पटा डाल के घसीटूंगा। आज बिलावल साहब अफसोस के लिए नहीं गए, बज़ाहिर अफसोस के लिए गए, वरना 5 दिन पैरोल पर, लेकिन सद अफसोस गए, सद अफसोस भिजवाए गए। अच्छा, भिजवाए गए। मुझे बताएं, 3 घंटे कौन सा अफसोस होता है जेल में? भट्ट साहब हमारे साथ हैं, कुछ बात ले लें। अगर बल्कि इनसे पूछ लेते हैं, शहजाद भट्ट साहब, उनसे मजीद पूछ लेते हैं। शहजाद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बॉस। अच्छा शहजाद भट्ट साहब, कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब आज शहबाज शरीफ साहब को जेल में मिलने गए, क्या कोई खास बात हुई, किस मकसद के लिए गए? सुना है इस्तीफों की कोई बात हुई, इस किस्म की आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है इनसाइड आपके पास? जी, आज बिलावल भुट्टो साहब अपने 3 वक्त के हमरा जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जब गए हैं, तो इस मौके पर जो उनकी मुलाकात हुई, पहले तो फातिहा खानी की गई। फातिहा खानी के बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको पेश किए, ड्राई फ्रूट्स पेश किए उनको, और मुख्तलिफ अशिया जो उन्होंने स्पेशल मंगवाई थी वो पी। इस मौके पर कमरुज़्ज़मान कायरा ने सियासी गुफ्तगू जो है उसका आगाज किया। जब उन्होंने आगाज किया तो बिलावल ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्ट उनसे सवाल किया कि आप असेंबली से मुस्तीफी होने के बारे में आपकी क्या राय रखते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि मेरी जाती राय में ये हमें काम नहीं करना चाहिए। इस्तीफों का कार्ड जो है वो ट्रम्प कार्ड है। हमें सबसे पहले इन तमाम जो मेंबरान हैं हमारे, इनसे हमें रिजाइन जरूर लेना चाहिए। रिजाइन लेने के बाद हमें फिर ये देखना है कि ये लास्ट ट्रम्प कार्ड जो है ये हमने कब लगाना है। इस मौके पर उन्होंने बड़ा इंकशाफ भी किया। उन्होंने कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि सिंध असेंबली जो है वो डिसॉल्व ना की जाए। ये बात सुनकर बिलावल साहब ने उन्हें कहा कि ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि अगर नवाज शरीफ साहब भी ये बात चाहते हैं तो आपकी राय क्या है? उन्होंने कहा जी मैंने तो अपनी राय 2 टोक अल्फाज में बयान की है आपको कि ये अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है कि हमें इस्तीफों का कार्ड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। भट्टी साहब, असल में बिलावल साहब अब वो सियासतदान नहीं रहे, अब तो बहुत माशाल्लाह समझदार हो गए हुए हैं। उन्होंने मरियम नवाज साहबा से काफी मुलाकातों के बाद, अब मेरा ख्याल है जो ये फातिहा खानी की ये तो बिल्कुल अखलाकी तौर पर बनती थी उनकी, लेकिन इसमें खास तौर पर वो शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज, उनका ख्याल और खुलकर उनसे बातचीत के लिए गए थे। देखे ना, इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने किसी मुस्लिम नून के शख्स को मदऊ नहीं किया। हालांकि अगर वो एप्लीकेशन देते तो राना सनाउल्लाह या कोई भी शख्स मुस्लिम नून का इस मौके पर आ सकता था, लेकिन किसी को नहीं बुलाया गया। शहबाज शरीफ साहब अकेले मुस्लिम नून की नुमाइंदगी कर रहे थे और खुलकर बात की, और साथ पीपल्स पार्टी का ये बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। और ये तो फिर मुझे लगता है कि फातिहा शायद साथ जो है ये कभी फातिहा हो गया। नहीं, भट्ट साहब ने इनसाइड स्टोरी दी, और जो बयानिया था रिजाइन, वो तो घर से ही इनकार हो गया, घर से ही इनकार हो गया। इसका मतलब है इस्तीफे शहबाज शरीफ का मुताबिक आखिरी ऑप्शन है
पॉसिबल है कि ये 2023 के इलेक्शन से 2-3 दिन पहले दे दिए जाए, बाद में भी हो सकते हैं। 2023 के इलेक्शन साहब मैं आपको खबर दूं सर, कि पहले आप मुकम्मल कर लें बात। अच्छा मैं दूसरी बात बताऊं, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब 1 to 1 भी मिले, अच्छा बाद में अकेले में मुलाकात हुई है, 1 to 1 भी मिले कुछ देर। बिलावल साहब ने उस पर खदशात का इजहार किया कि लाहौर का जलसा उस तरह जो हमें उम्मीद थी कि आप 30 साल से इक़्तिदार में हैं, लाहौर आपका किला था, इवन के ये बात की कि शाहिद हकान अब्बासी मरी से और पिंडी से हार गए, आपके हमजा साहब ने उन्हें यह कामयाब कराया। तो उधर कुछ इस तरह की गुफ्तगू हुई, हमें तो लूब में नहीं दिया गया, ये सवाल मरियम से करे। मैं गुजारिश कह रहा हूँ, इन्होंने रिजाइन स्पीकर को क्या देने हैं। फिर बात शहबाज साहब ने, क्योंकि जिनके कहने पे आसफ अली जरदारी साहब जिनके साथ राब्ते में हैं, शहबाज साहब भी हो गए। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं इस मौके पर शहबाज साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मरियम के पास वो बयानिया चले गया जिसका शहबाज शरीफ मुखालफ थे, जो इस जमात को रोके हुए थे। तो दूसरी बात, आज शहबाज शरीफ साहब और हमजा में फैसला हो गया कि रिज़ाइन फ़िलहाल नहीं देने, देखेंगे जब लॉन्ग मार्च की बात करेंगे। इस दौरान शहबाज शरीफ ने बिलावल साहब से कहा है, जिन्होंने आपको भेजा है पहले उनसे कहें कि मेरा जो केस है इसमें जान नहीं है, इसका कुछ करें। अब बाकी आप दे दे, मैं इससे ज़्यादा खुल के नहीं करूँगा। केस में जान तो है, उस बेचारे की जान लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक खबर और भी दे दूं भट्टी साहब आपको। बात यह है कि कुछ लोग इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये नहीं था, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर कू था मरियम साहिबा के खिलाफ और उस बयानी के खिलाफ, एक राय। और दूसरी खबर ये आ रही है कि अंदर बहस है, स्प्लिट है इस्तीफों के मामले पे। और एक कैंप है मियां नवाज शरीफ साहब का और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, और दूसरा कैंप आपने बता दिया। और बात यह है कि बहुत से जो MPAs हैं मेंबर, उन्होंने इस्तीफे तो 100 के करीब खबरें आ रही है कि उन्होंने उनके हवाले कर दिए हैं, बट दे आर रिलक्टेंट। ज्यादातर जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं। मलक साहब आज इस मुलाकात में बताएं, फिर एक छोटी सी खबर है वो मैं गोशगुजार करूं। थोड़ी सी आपने जो बात की है वो तो मेरी अपनी भी इतला यही है कि असल में जो ताकतवर हल्के हैं उनको सूट करते हैं हमने जरदारी भाईजान और शहबाज शरीफ भाईजान, ये दोनों ज़रा नरम पोले पोले गेंदों वाली अपोजिशन है। तो मुझे लगा कि ये भी चांसेस हैं कुछ दिनों के बाद आप ये भी सुन लेंगे कि या तो वो हॉस्पिटल में मुंतकिल हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, कुछ ऐसा चक्कर चलेगा वो हॉस्पिटल में आ जाएंगे या उनकी ज़मानत हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, खबर दे रहे हैं या तजिया दे रहे हैं? नहीं, मैं खबर दे रहा हूँ आपको। बहुत इम्कानात है। भट्टी साहब, आपने तरीके से भट्टी साहब की बात ही नहीं सुनी, मैंने तो भट्टी साहब की बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जहाँ पर वो रुके थे। तो आप वो आने वाले हैं। हो क्या रहा है, 2 दिन से इस मुल्क में किसी ने बात नहीं की कि अवाम के साल में, पेट्रोल के साल में। मेरी बात सुन लें, सारी हुकूमत ने एक चीज़ साबित करने पे लगे हैं कि मरियम फेल होगी, मरियम फेल होगी, मरियम फेल होगी, जलसा फेल हो गया, जलसा फेल हो गया। उसका मतलब क्या है कि खुदा का वास्ता है शहबाज शरीफ को लाओ तो कि मुकमुका करें, ये है कहानी। जलसा तो आपके सामने ही है, अभी आप कल वाली फुटेज फिर चलवा देते हैं। चले वो तो फेल हुई है। अब भट्टी साहब से आपसे खबर दे दूं, भट्टी साहब से राय ले। चले, नून लीग के मुताबिक और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुताबिक, जिन्होंने कभी करप्शन नहीं की, 1940 के बाद बड़ा जलसा 2 करोड़ लोग थे, हम उसके नंबर गेम पे नहीं जाते। आज मैंने हमजा साहब के 5-6 करीबी साथियों से बात की। अच्छा, वो क्या कहते हैं? मैं क्या यार, 10 साल शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रहे, अमलन हमजा शहबाज साहब चलाते रहे, हर एक से मुलाकातें वो करते थे, गली मोहल्ले तक उनकी पेनिट्रेशन थी। तो क्या बात है, आप लोग जलसा नाकाम करने में कामयाब हो सके हैं? उन्होंने कहा हमसे क्या सवाल पूछते हैं, ये मरियम से पूछे। मैं बड़ा ताजुब, मैं क्या यार क्या मतलब? कहता जब से मरियम आई है हमें तो जाती उमरा को मुंह ही नहीं लगाता, हमें तो बुलाता ही कोई नहीं। हम जो हमजा के थे, जो हमजा के करीब थे, हम सबको तो बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। ये बात तो वाली बात, ये तो कू वाली बात सामने आ गई कि इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से, जिन्होंने अमलन हमजा शहबाज 10 साल। एक सवाल है मेरा, बल्कि खबर है इसका, अगर ये दुरुस्त है तो बताइएगा। मैं नाम नहीं लेता, बाद जो स्टॉल वार्ड्स हैं 2nd टियर के, उन्होंने सुना है वादे तौर पर कह दिया कि प्लीज़ हमें दीवार में टक्कर मारने का मशवरा ना दें। देखें, हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ को जो लफ्ज़ कहे थे कि अपने भाई का वो बहुत एहतराम करते हैं, उन्होंने कहा था कि पाजी गेट नंबर 4 की बात हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब की, हमजा की नहीं, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की माफ़ी चाहता हूँ। जो शेख रशीद अक्सर नहीं कहते
कहते भाजी जे गेट नंबर 4 खुला है तो दीवार के नाल अंदर ना जाइए, टकरा जावांगे। समझ गए आप बात कि अगर मेरे बैकडोर राब्ते हैं तो दरवाजे के साथ मुझे जाने दें, दीवार फलांगेंगे, गिर जाएंगे, उधर बड़ी सख्ती होती है, कैमरे शैमरे लगे होते हैं, आपको पता गेट नंबर 4 में। तो कल के जलसा जो पूरा होपफुल नहीं हुआ, हमजा के कमो बेशतर 5-6 लोग जो बहुत करीब थे, उन सब का ये कहना है कि ये जलसा कामयाब हुआ नहीं हुआ, ये आप मरियम से सवाल करें, उसकी किचन कैबिनेट से करें, जो हमजा और शहबाज साहब के करीब थे, मरियम साहब तो उनसे ज़्यादा मिलती ही नहीं है। तो उसके जलसे में मेरे ख्याल में जो 2-3 करोड़ नहीं आ सके, बकौल अब्दा गफूर हैदरी के 10 लाख थे। तो मेरा ख्याल है नहीं, वो घरों में थे बेचारे, वो लेकिन आ नहीं सके। तो इस्तीफों वाली बात तो आज जो शहजाद भट्ट साहब ने खबर दी है, मुझे लगता है ये इस्तीफे आएंगे। एक खबर मैं और आपको दे दूं। जी सर, इमरान खान साहब किसी भी के हक में नहीं है। वो जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव है ना इस मुल्क के, ये नीचे जो आप बातें करते रहें, जो कहानियां करते रहें, मेरे पास अब तक खबर ये है कि वो कहते हैं कि जो हमारा बयानिया है और जो करप्शन का बयानिया है, और वही अब रह गया है, और तो आपको पता है हालात जैसे भी हैं, वो उससे हटने को तैयार नहीं। अच्छा जी मलक साहब, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुश है कोई बंदा जो कुछ दिनों में परेशान था, वो PDM के जलसे जुलूसों से परेशान था, उनका नाम है मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। उन्होंने अपने करीबी तरीन लोगों को कहा, आज के बाद अगर किसी ने PDM से राब्ते की कोशिश की तो मेरी तरफ से फायर है। जिन्हें इतना जोर लगाना था, मैं अब इन्हें कोई भी NRO क्या बात भी नहीं करना चाहता। आप कोशिश करें कि इनके साथ राब्ता ना करें। उसके बाद 3 लोगों को जिम्मेदारियां दी गई कि आप PDM पे अग्रेसिव होकर पड़ जाए। आज कुछ लोगों का सुना होगा, जल्दी रिजाइन दे, हम कबूल करेंगे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की लाइन है। 13 दिसंबर और 8 दिसंबर को इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की कि आज गया इमरान खान, आज गया हुकूमत, पूरा पाकिस्तान मुंडा लाया सड़कों पर। उस जलसे का इमरान खान इतना बेनिफिशरी है, जिसे बाद हल्के कह रहे थे डायलॉग का रास्ता खोले रखो, बंद ना करो। अब वो भी कह गया जी PDM से मुज़ाकरात करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट में आए, अदरवाइज माजरत। जब काई साहब इस पर मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, वो इतना प्रेशर है, इतना उन पर बिल्कुल रिलैक्स है, इतना नाकाम जलसा हुआ है कि आज सोचा जा रहा है कि इलेक्शन जो है ना सेनेट के, वो मार्च की फरवरी में कर लें, क्योंकि प्रेशर ही कोई नहीं है, वो जल्दी इतनी पड़ गई है। अब ये भी सोचा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएँ और पूछें जाके कि हमारे जो MNA MP हैं वो हाथ खड़ा करके वोट देंगे। अंदर से डर ये है कि PTI वाले को पता तो है नहीं है, इत्तेहादी तो हमें वोट ही नहीं देंगे। तो ये किस किस्म का जी इमरान खान साहब रिलैक्स बैठे हुए हैं? कौन सी इन पे प्रेशर आ गया? नहीं, मेरा वही, मैं कुछ सवाल पे एंड करना चाहूँ, ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया कि आप सेनेट के इलेक्शन भी पहले चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मेरी अर्ज सुन लें मजूर, पहली बात तो ये है कि ये जो फरमा रहे हैं बड़े मोहतरम हैं, ये जब बोलते हैं तो वो आइन नहीं होता, ना ये कोई लॉ एक्सपर्ट हैं, कोई है, सुना है कोई प्रोफेसर वगैरह इनको कहते हैं। यहाँ पे एतजाज अहसन साहब और किसी बंदे ने मेन स्ट्रीम में आके उससे इख्तलाफ नहीं किया कि आपकी एक सियासी खुदकुशी होगी। और बड़े सियाने ने शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि ओए जेड़ी साड़ी कुछ थोड़ी बहुत बात है भी, इन जो भी हमने जो सीटें जीती हैं, ये भी ना हुई तो साड़ा नाग ने साड़ा पिछ, बेसिकली वो कोई मेहरबानी नहीं करे। एतजाज अहसन साहब ने कह दिया अगर 85 लोग भी रहे तो असम्बली तहलील नहीं होगी। ये तो एहसन इकबाल साहब की ख्वाहिश हो सकती है, हो सकता है, लेकिन मैं एक अर्ज करने लगूँ, आप आसफ अली जरदारी को ज़्यादा साहब समझते हैं? वो क्यों नहीं रिज़ाइन देने पे आ रहे? उन्हें पता है रिज़ाइन दे के सिवाय इमरान खान को तोहफा देने के कुछ नहीं होगा। वो अपनी, हाँ, मेरी एक अपनी राय है, रिज़ाइन ये नहीं देंगे, लेकिन अगर कौमी असम्बली की टोटल अपोजिशन देती है तो इमरान खान साहब के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं है। अल्लाह भला करे। नहीं, एक मिनट ये कड़वा सच है, लेकिन आईनी बहरान नहीं आएगा। मैं लेकिन हुकूमत चलाने का जवाब नहीं रहेगा। आपकी बात से मैं बहस कर ही नहीं सकता, ना मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ, ना मैं आईनी बात कर रहा हूँ। मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपनी हमारी जो कौमी असम्बली है उसमें मुस्लिम नून की 83 है, 83, पीपल्स पार्टी 55 है, JUIF जो है 14 है, अपना BNP मेगल साहब की जो पार्टी है 4 है, ANP 1 है, टोटल 157 कौमी असम्बली की हैं। अभी जो कैलकुलेशन हमारी टीम ने की उसके मुताबिक 466
कौमी और सूबाई असेंबली की टोटल नशिस्तें हैं अपोजिशन के पास, यानी कि ये अपोजिशन इत्तेहाद के पास। आप कदा कलामी की माफी चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की सूबाई भी कह रहे हैं। मैं सिर्फ अभी कौमी की आप बता रहा हूँ, अब सूबाई की मैं बताने लगा। पंजाब में सिंध असेंबली मिला के सिंध में सुन लेना, मेरी सुन लेना गुजार, मैं आसान बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये अपोजिशन एक हाइपोथेटिकली 157 टोटल है कौमी असेंबली में, ठीक है। अगर मैं जो बहस चाह रहा हूँ जनरेट करना कि अगर ये सारे इस्तीफे सचमुच दे रहे हैं तो 466 जगह पे आपको ज़िमनी इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये इतना मैं कानूनी बात यार, ये क्या जवाज और बला जवाज, मुझे बताएं। 30-40 लाख के इलेक्शन की हद पे 10-10 करोड़ खर्च करने वाले आइन की बातें करते हुए अच्छे लगते हैं? मुझे एक बात बताएं, जब आइन में मौजूद है कि 84 लोगों का कोरम जो है पूरा हो, और अगर कोरम को कोई पॉइंट आउट ना करे, 5 बंदे भी बैठे हों, लीगली सही कह रहे हैं, लीगली ठीक है, लीगली ठीक। आपके लिए लीगली ठीक था जब आप टिकटें बांटते थे भाई, ये टिकट नहीं दे रहे, ये आपको MNA की सीट दे रहे हैं। ये बातें इसी मुल्क में हुई ना, ठीक है, इसी मुल्क में एक आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप ज़मीनी करा लें। आप जिस तरह उन्होंने कहा था कि जनाब 10 इस्तीफे कबूल करेंगे, कराते चले जाएंगे, तुसी आपने एक दौर नहीं कीता। सब ये सारी मांगे, मेरा ख्याल है नून लीग का प्रोपोगंडा सेल और उनके चंद माउथ पीस कर रहे हैं। एक तो पहले असेंबली के स्पीकर को रिजाइन भेजे तो सही ना, 9 मन तेज होगी, बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, पायलट बढ़ेगा, जहाज उड़ाएगा, पापा को सैर कराएगा। ओ भाई अभी बच्चा पैदा तो हो लेने दो। साची ये जितना बोलते हैं आपको पता है। मुझे एक बात बताएं, एक खबर हमें मिली थी, जरा अब मैं करवाना चाह रहा हूँ कि क्रैकडाउन ओवरऑल तो कहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गुजरांवाला में से खुदा का वास्ता है, इमरान खालिद भट्ट साहब है, उनकी शायद वालदा ही उनके वालिद साहब, वो खुदा ना खासा, वो कहते हैं बिस्तर मर्ग पे घर पे थे, पुलिस आई है, उन्होंने मारा, इतना उनको बेशुमार केसेस है। उन्होंने ये दिसंबर वाले अपना सैटरडे वाले दिन की बात है, साबित करें। अगर कोई किसी पे पुराना केस है, मुझे ये नहीं पता, अगर किसी पे कोई पुराना केस है उसमें इश्तिहारिया नहीं आया, मैं आपको बीइंग ए रिपोर्टर कह रहा हूं, जलसे की रुकावट के लिए ना रेड हुआ ना छापा हुआ, और ये सारा क्रेडिट जाता है शेख रशीद को। उसने वादे आईजी साहब को कहा था ये सैटरडे की नाइट, ये 13 से पहले की बात है। नहीं, ये अगर उन पे कोई पुराना केस है, अब एक बंदा 10 केसों में इश्तिहारी है पहले, हाँ, जलसे के लिए मलक साहब भी लाहौर में रहे, मैं भी रहे। आपने कितने घरों में लाहौर में रेट होते देखे? सबसे ज्यादा तो लाहौर गाड़ा है ना नून लीग का, कोई एक घर बताए नहीं। मुकदमा तो हम ये करते हैं, ये बात कर लेते हैं क्योंकि हम अपने एसओपी की वायलेशन का, फिर आप ये ना करें। चले इसकी फुटेज है, हम इसकी डिटेल मंगा लेंगे। अगर कोई पुराना केस है तो वो तो दुरुस्त है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। भट्टी साहब गाड़ी चला के एक बंदे को रेड किया तो 22 करोड़ अवाम जलसे में फिर भी पहुंच गई। वो तो कह रहे हैं ना अब्दुल गफूर हैदरी 10 लाख थे, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 1940 के बाद सबसे बड़ा जलसा है ये, मरियम नवाज साहब ने खुद फरमाया है। अच्छा यार, एक दिलचस्प खबर रह जाएगी। खुद 1 लाख। मलिक साहब ये देखिए कि नया खेल शुरू हो गया है, मौलाना के साथियों की इंक्वायरी। जरा ये गौर फरमाएं, ये मौलाना फजलुर रहमान के साथी कौन है? अब्दुल रऊफ, अब्रार अहमद, मोहम्मद जलाल, दीन मोहम्मद इब्रार अली शाह साहब को तलब किए गए। तमाम अफराद को 16 दिसंबर को नया पेशावर दफ्तर में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान की जायदादों की तफसील जारी की है। वो तफसील क्या है? मौलाना के 2 घर और 1 प्लाट DI खान में है, DI खान डेरा इस्माइल खान, 1 बंगला F8 इस्लामाबाद और 1 फ्लैट दुबई में, पेशावर, कराची और कोयटा में फजलुर रहमान की दुकानें मौजूद है। 1 घर 5 एकड़ ज़रई अराजी अब्दुल खेल DI खान में है। 1 घर मदरसा और 5 एकड़ जमीन शोरकोट में है। मौलाना ने 3 अरब की जमीन चक शहजाद में खरीदी, ये इनके इल्जाम है। माफी चाहता हूं, कितने? 3 अरब की जमीन चक शहजाद में खरीदी और फरोख्त की। और उसके बाद फजलुर रहमान साहब की 47 लाख रुपए मालियत की कमर्शियल अराजी भी मौजूद है। 15 लाख रुपए मालियत की कमर्शियल अराजी अब्दुल खेल DI खान में है, जबकि 25 लाख मालियत की कमर्शियल अराजी शोरकोट में है। फजलुर रहमान के फ्रंट मैन मुबैना, ये रूलिंग पार्टी कह रही, हम नहीं कह रहे, गुल वजीर और उसके बेटों के नाम पर 3777 कनाल अराजी है। मूसा खान साबक DF4 DI खान के नाम पर 192 कनाल अराजी। भट्टी साहब मैं कितना और पढ़ूं? हाजी मैं तो साह चढ़ गया। हाजी जलाल खान पर 14 कनाल। मेरी गाल सुनो, तरसा के भी सानू मार रहे हो कि तड़पा के भी। ये जो आपने सब कुछ पढ़ा, ये अली अमीन गंडापुर और नैब पेशावर के मुताबिक है, और नैब ने कहा कि पेश हो। ये तो जितनी अरबों की जायदाद है, अगर ये खबर गलत है तो मौलाना फजलुर रहमान को तो अब तक ना
इनके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा कर देना चाहिए अगर ये खबर गलत है। अगर वो बेचारे हलवा और नान चने खा रहे हैं इसमें मदरसे का एक छोटी सी मैं आपको खबर दे दूं, लेकिन जितनी बड़ी जायदाद है मलक साहब, मैं तो हिल गया हूं। नहीं काजी साहब बिना तेजी में पड़ गए, ये जनरल मुशर्रफ ने भी इनमें कुछ तोहफे इनको दिए हुए हैं, रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं ये बता रहा हूं भाई चोरी है, मैं मगर भट्टी साहब जिसने चोरी में हिस्सा डाला है, जिसने दिया उसमें मलक साहब आपको गरीब का दर्द सता रहा है। आप कह रहे हैं मेरा गरीब भूखा मर रहा। कल बिजली की कीमत 1 रुपए 11 पैसे हो गई, पेट्रोल 5 रुपए बढ़ा। इन्होंने लोगों को, हुक्मरानों ने खुदकशियों पे मजबूर कर दिया है। मौलाना अरबोपति बनते जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं मेरी और आपकी बात क्यों नहीं कर रहे, कैमरामैनों की बात क्यों नहीं कर रहे, हाफिज बुआ की क्यों नहीं कर रहे, 98% किसान मजदूर क्लर्क की बात क्यों नहीं कर रहे। अरबों रुपए कमाने वाले बंदे किसी भी हुक्मरान से अवाम का क्या ताल्लुक, वो गरीब आदमी की नहीं, अवाम का क्या ताल्लुक आ गया। आपके पेट्रोल वालों ने सिर्फ 4 दिन में 7 अरब रुपए का डाका मारा है यार। ये पेट्रोल की स्टोरी एक इंतहाई ऑनेस्ट ऑफिसर ने जो की है, मैं उसमें दोबारा आऊंगा। पहले मौलाना ये मैं आपको बताऊंगा कि ओगरा की रिकमेंडेशन क्या आई है। नाज़रीन ये भी बताएंगे, कहते हैं इन्होंने तो चंगा इन्हों बंद कर दो, लेकिन जरा इधर आए काई साहब। मौलाना साहब की जो इतनी प्रॉपर्टी बता दी है, सीरियसली मैं हैरान हो गया हूं। सियासत कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की मंशियात से ज्यादा पैसा है। ये इल्जामात हैं। नहीं मैं उनकी उस खबर की हद तक जो नैब या अली मीन गड्ढा बुकी कर रहा हूं, मैंने तो नहीं रजिस्ट्री कराई, ना मैं गुआ हूं, ना मैं बेचने वाला हूं, ना मैं खरीदने वाला हूं। मैं तो खबर की बात करूं। अगर मौलाना साहब के पास वाकई इतना पैसा है, इनका जरिए आमदन है क्या कि 3 अरब की जगह चकशदाद में खरीद लें। कोई फैक्ट्रियां मेरे इल्म में तो नहीं है कि इनकी कोई फैक्ट्रियां हो या आपके इल्म में है। नहीं देखें भट्टी साहब, आपकी बात पे बहुत वजन है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तो इनको सजा मिलनी चाहिए। सिंपल इसका जवाब मैं एक सजा ना आपने देनी है 10-12 हजार कनाल जगह। मैं वही कह रहा हूं, आपने सारी जिंदगी लगा के 10 मरले का घर बनाया मेरा और आपने हलाल कमाया, अमेरिका भी आप रह के आए हैं। मैं कह रहा हूं मौलाना साहब बज़ाहिर मदरसों में दर्स देते हैं, 8-10 कनाल, ये 20-15 अरब की जो प्रॉपर्टी इन नैब लगा रही है। यार कम से कम कोई तो जवाबदेह हो इस मुल्क का। हो सकता है वो बच्चों को सिपारे पढ़ा के उनकी आमदनी वहां से आती है, वो पैसे वहां से बनाते। अच्छा, सिपारों में अगर हिफाजत कराने वाले, मैंने सुना था मदरसों में बेचारे बच्चे वो जाते हैं जिनके घर में ज्यादा पैसे नहीं होते, वो कहते हैं चलो बच्चों को रिज़्क भी मिल जाएगा, खाने को भी मिल जाएगा और कुरान के हाफिज भी बन जाएंगे। लेकिन वो इतने अमीर होते हैं कि मौलाना को तोहफे दे देते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू भट्टी साहब, मौलाना कहीं सिर्फ बादशाहों को तो नहीं पढ़ाते, हिफाजत कराते। नहीं वो तो फिर सऊदी अरब में वो बड़े अमीर लोगों के जब आप काम करेंगे तो ब्रेक है दे सकते हैं। दोस्तों एक ब्रेक है, ब्रेक पे हम जा रहे हैं और देश पे बात करेंगे कि बिल्कुल इसका दूध का दूध पानी का होना चाहिए, फॉल्स एलिगेशन नहीं होने चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मगर खुदा अगर ये है तो हमें बताएं ये कहाँ से है। इसके साथ हम वो बात भी करेंगे जो कि ओगरा के हवाले से और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है, वो भी आंखें खोल देने वाली है। कैसा तुराब साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान या मोहतरम गफूर हैदरी साहब कोई मिल सके उन्हें लाइन पे ले लें, क्योंकि उन पे इल्जाम लगे, उनका मौक़िफ़ भी आना चाहिए। ट्राई कर लें, अगर मिलते हैं तो ब्रेक के बाद हम यकीनन उनका मौक़िफ़ भी ले लेंगे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और आते हैं ब्रेक के बाद ये सब मजीद बातें आपसे डिस्कस होंगी चंद लम्हों बाद। वेलकम बैक। एक तो भट्टी साहब ये देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम के मसनूआत में इजाफे के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का उन्होंने हुक्म दे दिया। ये ना हो कि जब दिल करे तब रिपोर्ट मंजर आम पर आए, सारी काबीना मिलकर कह दे इस रिपोर्ट ने पब्लिक नहीं होना तो फिर भी रिपोर्ट पब्लिक होगी। 30 दिन क्या आपने इस रिपोर्ट को माइक्रोवेव में रखना है? ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। वफाकी हुकूमत 3 दिसंबर को मीटिंग में रिपोर्ट पेश करना थी, क्या ये लिख दूँ कि हुकूमत की बदनीति है? रिपोर्ट में जितनी गलतियाँ सामने आई, शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि रिपोर्ट पब्लिक हो, रिपोर्ट की रोशनी में माफिया सप्लाई में रुकावट पैदा ना कर सके। क्या रिटायर्ड जनरल या इनके रिश्तेदार या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या उनके रिश्तेदारों की भी कंपनियां सामने आई हैं? 7 कंपनियों ने हुकूमत के 4 दिन पहले रेट बढ़ाने की वजह से 2 अरब रुपये कमा लिए। पेट्रोल की कीमतें 15 दिन की बजाय 30 दिन में बढ़ाई या कम की जाएँ। जिम्मेदारों के खिलाफ केस नैब में बनाया जाए 7 अरब रुपये में, तो ये प्ली बारगेन कर लेते हैं। ये जो बातें उन्होंने की हैं, ये बेसिकली जो अबू बकर खुदाबख्श साहब की जो एक रिपोर्ट, बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट आई है, जिसमें पहले तो उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर आप बंद कर दे तो आपकी मेहरबानी होगी, चाहे ओगरा है, चाहे नेपरा है या कुछ और है, ये अगर ना हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। फिर उन्होंने बताया कि 250 अरब रुपये का जो तेल है वो स्मगल होता है ईरान से। जी हाँ। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताऊँ, मुझे एक और बात याद आ गई। जो DG ऑयल हैं वो बुनियादी तौर पर पेशे के एतबार से वो जानवरों के डॉक्टर हैं,
जो 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 वहाँ पे काम कर। मुझे याद आया कि बड़ी साहब आपको भी याद होगा, जब एक इंक्वायरी इस्लामाबाद नए एयरपोर्ट की हुई थी तो पता चला था कि उसमें एक कंसल्टेंट जो है ऐसे भी हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो माशाल्लाह अजीम रवायत आगे बढ़ रही हैं, तो ये उन्होंने इसमें निकाला। और फिर मैं साथ राना भगवान दास की रिपोर्ट भी याद करवा दूँ जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने निकलवाई थी, वो ही अगर हम पढ़ लेते, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि DG ऑयल यानी जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं वो खुद ही कीमतें तय कर लेती हैं। फिर इसके साथ वो जो स्कैम हुआ था कि जब पेट्रोल महंगा होना था तो अंदर कर दिया, एकदम से उसकी बेशुमार कीमत बढ़ी, 20-25 रुपए गालबन बढ़ी थी। और मेरे ख्याल में इसमें बड़ा उसमें डाटा है कि 7 कंपनी ने 7 अरब रुपया कमाया था उसमें भी 7 बिलियन। अब बात यह है कि ये जितने कार्टल्स हैं, क्या हमारी हुकूमत इसके आगे नहीं, अब थोड़ा सा मुझे कादी साहब जवाब दें। आज मुझे मलक साहब की बात को भी थोड़ा सा सेकंड करेगा। बड़ी बदकिस्मती है कि साफी को एक पार्टी नहीं बटी साहब, मैं 1 मिनट की मुझे इजाजत देंगे, बड़ी मेहरबानी। मुझे मेरे वज़ीर आज़म साहब से बड़ी खूबसूरत बात करते, कहते मैंने NRO नहीं देना, NRO नहीं देना, NRO नहीं देता। उन्होंने आर्गूमेंट किया, उन्होंने कहा अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे बस ये बता दें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ उनसे NRO का पूछना है। अब आप बोलें। देखिए, इसमें शुगर माफिया की रिपोर्ट आई, रिजल्ट 0। IPPs आई, रिजल्ट 0। पेट्रोलियम की आई, रिजल्ट 0। ये तो अभी आई है ना। नहीं देखते हैं नहीं, उनको तो पहले पता चल गया ना। गंदुम की आई 0। ये जो DGFI ना वाजिद ज़िया, ये इतने लिख पढ़ के एक्सपर्ट नहीं है। ये अबू बकर खुदा बख्श पाकिस्तान के चंद कॉम्पिटेंट अफसरों में जो मिसल को पढ़ते हैं, बारीकी में जाके देखते हैं और बेस बदल के जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें जो कहा कि 2 अरब का नुकसान, ये वजीर आजम मदीने की रियासत बनाएंगे कि इनके दाएं बाएं बैठने वालों की करप्शन जायज़, वो हलाल, नवाज शरीफ के दौर में होने वाली करप्शन हराम। ये 250 अरब ईरान से चोरी हो रहा है इनके दौर में, ये हलाल वो हराम। क्या हमने इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला नहीं करना? हमें जराइम से तौबा करनी है कि अपने मुखालिफिन को खत्म करना है? अगर हमने नहीं, इस रिपोर्ट पे अब पता है कि क्या डाल रहे हैं? नदीम बाबर को बचा रहे हैं, 2 और बंदों को बचा रहे हैं। सुनने में अगली खबर भी दे रहा हूं, सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी पे डाल रहे हैं, जबकि आर्डर एक एडवाइजर ने दिए। रोजवेल्ट होटल मैं नहीं बेचना चाहता था। कादी साहब, इमरान खान साहब से हमें बहुत ज्यादा तवक्को थी, वो क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करेंगे। बिजली की मद में आप 40 अरब रुपया कौम पे डाल रहे हैं। ये सारे आपके मेरे अवाम की जेब में डाके पड़े हैं, जो इन्होंने मौके पर बर वक्त LMG का फैसला नहीं किया। ये सारे पैसे तो अवाम दे रही है। मैं आपको एक फिगर और दूं, एक फिगर मैं और देता हूं। इस वक्त हमारे ऊपर 116 बिलियन डॉलर का कर्जा हो गया, ये 113 बिलियन डॉलर का लगभग। सिर्फ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 10 साल की कि बिजली के जो हमने मुआहदे किए थे, इसमें से जो हमें झटका लगा 10 सालों में, वो 45 बिलियन डॉलर का था। और अगर मैं 10 साल और शामिल कर लूं, क्योंकि ये मुआहदे 1994 में हुए थे, तो लगभग ये 90 बिलियन डॉलर जो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, अगर एक सेक्टर हमने ठीक चलाया होता और जो 2 नंबर हेजल ओलेरी के आने के वक्त हमने मुआहदे किए थे वो ना किए होते, हमारे ऊपर ये कर्जा ना होता। अच्छा, छोटी सी बात, मैं भी एक ऐड 10 साल से रो रहे हैं पीपल्स पार्टी मुआहदे गलत कर गई। अच्छा, अब तो ये ईमानदार हुकूमत है ना, अब तो दयानतदार हुकूमत है। बिल्कुल सही, मदीने की रियासत है, आप कहते हैं 2 नहीं, एक कानून होगा, एक पाकिस्तान, हर ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होगा। इस दौर में जो अरबों रुपए के ये फ्रॉड हुए हैं, ये नैब कहां है, FIA कहां है? क्या खुदा का वास्ता इंतकामी सियासत खत्म कर दे। ये इमरान खान साहब आपकी क्रेडिबिलिटी को नीचे ले जा रहे हैं। जिन गंदे लोगों को आप बचा रहे हैं, अगर चंद गंदे लोग हैं उन्हें सजाएं दे, सुबह पर्चे दे। भट्टी साहब, आई सल्यूट यू, आई ऑनेस्टली सल्यूट यू। मैं थोड़ा सा PIA का बता दूं, कहते हैं ना वो अपने इत्तेदाद साहब की रियासत माँ जैसी होती है। हमारी माँ हमसे क्या करती है? हमारा वजीर मेरी असम्बली में जाके कह रहा है कि 144 जो मेरे पायलट हैं ये जैली हैं, सब के मैं कैंसिल करने लगा हूँ, मुअत्तल करने लगा हूँ। 264 का इसने बेड़ागर किया। PIA अभी तक यूरोप इजाजत नहीं दे रहा। कितने लोगों को सिर्फ 15 मिले हैं, 15 का कैंसिल हुआ है, 15 का कैंसिल हुआ है, पूरे पार्सल को तबाह कर दिया। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात बता दूं, आपको पता है PIA का कितना असर है? 460 अरब रुपया। ये मेरी माँ मेरे साथ कर रही है। मैं अर्ज करता हूँ, ये PIA पायलट में से 141 लोगों के जो हैं वो मुअत्तल हुए थे, जो लाइसेंस हैं 110 के बहाल हो गए हैं। एयरलाइनें मुअत्तल लाइसेंसों की जांच पड़ताल के लिए क्या इक़दाम की जस्टिस
जस्टिस उमर अता बंदयाल फरमा रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं PIA को कॉरपोरेट इदारा होने की हैसियत से प्रोफेशनल तरीके से चलाना चाहिए। कोरोना की आलमी वबा ने दुनिया की मुतअद्दिद एयरलाइंस को अपने तैयारे ग्राउंड करने पर मजबूर कर दिया। PIA तो कोरोना से पहले ही ग्राउंड हो गई थी। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ने पार्लियामेंट में खुद कहा कि जो पायलट्स जहाज़ उड़ा रहे हैं उनके लाइसेंस जाली हैं। PIA की रिपोर्ट मुस्तरद, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। प्रोफेशनल अफराद को लाएँ, पहली फुर्सत में यूरोप में लैंडिंग पर पाबंदियाँ हटवाएँ। PIA ने कुछ नहीं बताया पाबंदियाँ हटाने, बस ये था। बात ये है भट्टी साहब, ये तमाम इदारे जो हैं आपने जिस अंदाज से इनको आपने चलाया है, उसके बाद बजाय ये जो माल कमाने वाले इदारे थे, हमारी स्टील मिल जो है इवन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में प्रॉफिट दे रही थी। अच्छा, मैं मेरी सुई आज उधर ही अटकी है। हमने माना माजी में करप्शन होते थे, जो पकड़े गए वो ठीक है। जस्टिस इजाजुल हसन बड़े बारीक बीनी से देखते हैं, मैंने इनकी 2-4 हेयरिंग भी सुनी है। मुझे बताएं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान करप्शन नवाज शरीफ के दौर में हो, पीपल्स पार्टी के दौर में हो, इमरान खान, डाका आवाम की जेबों पे पड़ता है। पैसे मुझे आपको देने पड़ते हैं, वो बिजली की कीमत के इजाफे में, गैस की कीमत के इजाफे में, पेट्रोल की कीमत के इजाफे में, रोज़मर्रा अशिया की कीमत के इजाफे में। किसी ने पूछा इस हुकूमत की कारदगी क्या है, कहता है अंडे 210 रुपए दर्जन। अच्छा भट्टी साहब, अब मैं इसका एक एंगल और नहीं, ये हर जगह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आएगी तो हुकूमत अपना रोल क्यों नहीं अदा कर रही? इमरान खान साहब खुल के खेले। एक बात बिल्कुल, ये हुकूमत की जिम्मेदारी, इनके जो आपकी सियासत में नुमाइंदे हैं ना, वो रोज इमरान खान से इस्तीफा मांगते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाते हैं, वो जाके कहते हैं तुम्हारे इलेक्शन में हमने पैसे फंड किए थे, तुम्हारे मीडिया सेल हम चलाते रहे अपने पैसों से। आप दूसरी तरफ भी देखें ना, वो तो चाहते हैं, मेरी बात रिजाइन कर दें या ना कर दें, लेकिन मैं दोनों तस्वीर के दोनों आप मुझे बताएं, ये PDM किनको बचाने के लिए? कैसा PDM गलत कर रही है, रिजाइन नहीं देना। लेकिन बात सुने, अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं किसी करप्ट आदमी के पैसों से अपना सोशल मीडिया क्यों चला रहा हूं? मुझे उस वक्त पूछना चाहिए तेरा पैसा हलाल है कि हराम है? तो यार ये क्या है, जब मेरे पे वो अरबों रुपए इन्वेस्ट करे तो वो हलाल है, नहीं वो सबसे अच्छा आदमी है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जब मेरे मुखालफ करे ये डाकू है, ये चोर है। भट्टी साहब, यहाँ जब आपकी अपोजिशन है ये माल बचाओ मुहिम पे हों, इनमें से मुझे बताएं IPPs में सबसे जो मेन बंदा है नवाज शरीफ का फ्रंटमैन, उनमें से कौन था? चलो सारे फंडिंग हो रही है, मैं आपकी इस्तीफा दें, नकाम हो गए, बदयानत दोबारा ले आए, बदनवान को दोबारा ले आए, ये आपकी मीडिया की बेनती है। सुन ले, हमने आज तक कभी एक बंदे का, हमने तो मौकफ है जिन्होंने भी करप्शन की है, आप पकड़ के अंदर और पैसा निकलवाएं, आपको मुतालबा पाकिस्तान का। अब आप बिल्कुल ठीक, जिसने भी किया, हमें उसके नाम से गर्दी नहीं, उसकी जमात से गर्दी नहीं, वो जनरल है, जज है, आई हैव नो प्रॉब्लम। जिसने मुल्क का लूटा है माल, उसको पकड़ के रेस्ट करें और रिकवरी करें पैसों की, तो मुल्क बेहतर होगा। इस बात के गवाह है ना कि मैं PTI के साथ नजरियाती हमांगी नहीं रखता। एग्रीड, हम भी नहीं, हमारी भी नहीं, हमारी ये चीजें हरगिज़। और मैंने ये भी कहा था इनको कख नहीं होना, ये भी मैं कैसी। अब मैं बताता हूँ कि पिक्चर टोटल देखें, नाअहली बमुकाबला बदनवानी, ये इमरान खान नाकाम हो गया, लिहाजा हम वापस आ रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कहानी आगे जाएगी। इमरान खान का जहाँ पहिया पहुंचा है तारीख का पीछे नहीं आएगा, ये नाकाम हो गए तो आगे जाएगा, वापस मगर इनको बचाने के लिए सियासत ना करें। अच्छा भट्टी साहब, वापस नहीं आ रहे। मैं आपको कह रहा हूं, नून लीग का मुस्तकबिल करीब में आज तक कोई बज़ाहिर चांस नहीं, कल गैब का इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब को अल्लाह ने मौका दिया, 22 साल जदोजहद की जिस करप्शन और बुराई के खिलाफ, नहीं तो आप उसको रोके, आप उसको भूल गए हैं। नहीं सुन लेना, 5 से 6 रुपए फी लीटर पेट्रोल भी महंगे होना जा रहा है, और 112 रुपए का तो जिक्र नहीं किया। एक सेकंड, हमारे इशू असल ये है कि एनर्जी का 112 रुपए हो गया, गैस महंगी हो गई, रोजमर्रा अशिया। हमें ये सियासतदान PDM में उलझाए रखती है। मेरी बात, मौलाना ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, जरदारी ने। भट्टी साहब, इमरान खान का जिसे आप यूनानी ज़बान में हमारशिया कहते हैं या ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं, वो क्या है? फ्लॉ ये है कि उन्हें इनके ऊपर जो इन सब लोगों की पुष्टपनाही कर रहे थे, उनको तो पकड़ के उतार दिया। उनके बंदे अंदर मैशत के लीवर उनके पास हैं, चीनी की मिलें उनके पास है, कीमत वो बढ़ाते हैं। जब इमरान खान जब तक उनको नहीं पकड़ता
और उनको जो है नहीं तो इमरान खान अफगानिस्तान का वजीर आजम है, खुदा का खौफ है, क्या बात आप कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब किसके वजीर आजम थे? वो आप पता नहीं माजी से नहीं निकलते। चलें हम चलते हैं। ये माजी आपको डसता रहेगा, आपका माजी आपको डसता रहेगा। मुझे ब्रेक लेनी है। इमरान खान एक दिन में सुन लेना, एक दिन में 25 दफा एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं देगा, इस पे भी काम करे ना। ये करप्शन भी तो पकड़े, एनआरओ नहीं दूंगा, इसके अलावा रातें कुछ नहीं है। ये अजाब उन्होंने तारी किया है जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कसमें खा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं, इधर भी गलत हो रहा है मगर पिछला हम नहीं भूलेंगे जिन्होंने ये गलाजत बोई थी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, इंडिया में जो हो रहा है वो पता नहीं चश्मे दुनिया ने पहले कब देखा था। लाखों लोग जो हैं वो आ रहे हैं, 400 किलोमीटर तक साइकिल चला के आ रहे हैं। मैं AFP जो बहुत बड़ी एजेंसी है उसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। भट्टी साहब, लोग कहते हैं हमने नहीं माना ये जो एंटी पुअर कानून बनाया है और जो तुमने ये अंबानी को और उसको अदनी को, या अदनी नाम है उसका, उसको जो तुमने नवाजने के लिए बनाया है इसको। हाँ जी मलिक साहब आपके पास। वो छोटी सी बात है, देखिए किसानों का जो 15% इंडियन इकोनॉमी है ना, और तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़राअत से वाबस्ता है। तो अब आप देखो उनके साथ हो क्या रहा है, पानी इंडिया में ख़त्म हो रहा है। मैं ज़राअत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 2039 में सैलाब उनका मसला है, बिजली वहाँ पे महंगी हो गई है, पानी कम होने की सूरत है। पंजाब जो हमारा भी आधा किसी ज़माने हमारे साथ था, 20 साल के बाद कह रहे हैं वहाँ से पानी खत्म हो गया। एक मुझे बात बताएं, इनके पीछे इनके आगे कोई पार्टी आ रही है? नहीं कोई नहीं, ये किसान है सारे। और भट्टी साहब 1990 से अब तक 3 लाख किसानों ने खुदकशी कर ली अपनी बेबसी के बाद, और पिछले साल 10,300 बंदों ने खुदकशी की है। सिर्फ इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा उनका इशू है। और सबसे बड़ा जो आपने बात बता दी है कि हुकूमत ने उनको क्या किया, जो तहफ़्फ़ुज़ था ना कि आप इस कीमत से नीचे जाएंगे तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह दे वाले आप मार्केट जाने और आप जाने, यानी कि उन्होंने सीधा सरमायादार और उसके गिरेबान को दे दिया। तो ये सबसे बड़ा इशू है। आप बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की, 70% जो पॉपुलेशन है इंडियन है वो सारी एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। तो ये तो इंडिया के अंदर। मेरा आपसे एक और सवाल है, हमेशा पे आर्गुमेंट देते हैं, $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया, बहुत बड़ी इकॉनमी, यूके से बड़ी इकॉनमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको हमने उसका अचार डालना है अगर उनके किसान भूखे मर रहे हैं। हाँ, 2000 किसान डेली छोड़ है अपनी ज़राअत, 2000 डेली बंदा छोड़ है। तो आप अंदाजा लगाने की क्या गुजारिश ये है, इधर मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, PDM इमरान खान का बाल नहीं बिंगा कर सकती। जो अवाम इमरान खान को लाई है, समझ गया ना, ये महदूद लफ्ज़ होते हैं। वो जब तक चाहेगी इमरान खान 2023 का भी जीतेगा। इमरान खान और मौजूदा हुकूमत बहुत ताकतवर हल्के डरे उस वक़्त से जो इस वक्त भारत में हो रहा है, जब मजदूर, किसान, बेरोजगार शख्स अरबपति बादशाहों से मुलाकात करने से इनकार कर दे, हुकूमत से मुज़ाकरा से इनकार कर दे और अपने हक के लिए मोदी, मुझे लगता है, खुदकशी ना कर ले। नरेंद्र मोदी ने उन्हें 10 मैसेज भेजे हैं कि जी आए हम आइन में करते हैं, देखते हैं। उसने कहा तरमीम वाली बात ही कोई नहीं है, हमें इसे कानून को विड्रा करे। मुझे खदशा है पाकिस्तान में जो सिलेक्टेड इंसाफ हो रहा है, जिस दिन बगैर किसी लीडर लेस जमात के बगैर लोग महंगाई किस ताए, गुर्बत किस ताए, बेरोजगारी किस ताए, ये जुल्म किस ताए, वो लोग सड़कों पर आ गए। तो मुझे बताए, आपका तो मुल्क ही इतना है, भारत तो बहुत बड़ा है, जब तक आप कैसे बचेंगे आप? ये बयानियां बेचते रहेंगे ना PDM वाला, तहरीक बन नहीं सकती यार। PDM छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ जिस तरह महंगाई कर रहे हैं ना, गैस बिजली कीमतें, कादी साहब उस दिन जिस दिन आम लोग अपने हक के लिए आ गए कि 40 सिक्के मेरी हैं, मुझे तालीम से देना है, इंपॉर्टेंट बात, ये आपके हर ताकतवर अदारे कमजोर पड़ जाएंगे, डरे उस वक्त। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी कहानी बेची जाती थी, डेमोक्रेसी इंडिया में, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उन्होंने अपनी के खिलाफ बगावत कर दी है। क्लोजिंग कर रहा हूं। काजी साहब, जमहूरियत जब तक आम आदमी का मसला नहीं करेगी, जमहूरियत जिंदा नहीं रहेगी। सीधी वो जमहूरियत है जो आम आदमी का मसला हल कर रहे हैं, वो जो नहीं है वो जमहूरियत से हम नहीं कह सकते। इजाजत, कल मिलेंगे। अल्लाह।